एवरीवन। मैं आपको इस वीडियो में सीपीसी सिविल प्रोसीजर कोड में जो कॉस्ट से रिगार्डिंग 4 टाइप्स के प्रोविजंस दिए हुए हैं उससे रिगार्डिंग मैं आपको एक्सप्लेन करने का ट्राई करूँगी। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि 4 काइंड्स के जो कॉस्ट होते हैं उसके सेक्शन में बताऊँगी। जनरल कॉस्ट से रिगार्डिंग जो प्रोविजंस दिया हुआ है वो दिया हुआ है अंडर सेक्शन 35। then compensatory cost which is provided under section 35A for the false and vexatious claim or defense along with cost for causing delay जो कि सेक्शन 35B में दिया हुआ है। देन आता है मिसलेनियस कॉस्ट जो ऑर्डर 20A में दिया हुआ है। तो जनरल कॉस्ट की बात होती है तो इससे रिगार्डिंग मैं आपके सेक्शन 35 को एक्सप्लेन कर रही हूँ। सेक्शन 35 को पढ़ने से पहले आप एक लाइन को हमेशा याद रखिएगा, बहुत पूछा जाता है प्री में और मेंस में कि कौन सा सेक्शन इस रूल पे बेस्ड है। द कॉस्ट फॉलो द इवेंट दैट इज़ द रिजल्ट। जब आप सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 को पढ़ेंगे सेक्शन 35 का, आफ्टर द हारमोनियस रीडिंग ऑफ द बोथ सब सेक्शन 1 एंड सब सेक्शन 2 रिवील्स दैट एज अ नॉर्मल रूल द कॉस्ट फॉलो द इवेंट दैट इज़ रिजल्ट। तो इसका मतलब ये होता है कि जो सक्सेसफुल पार्टीज होती है वो उसको कॉस्ट मिलता है, बट इन अ पर्टिकुलर केस क्या होता है, द कोर्ट में डायरेक्ट दैट cost shall not follow the event. In such case, the court has state in its discretion in writing. तो ये इसका मतलब है। क्या इसका एक्सप्लेनेशन हुआ कि जो सक्सेसफुल पार्टी होती है उसको कॉस्ट मिलता है, बट इन अ पर्टिकुलर केस कोर्ट में डायरेक्ट दैट कॉस्ट शैल नॉट फॉलो द इवेंट। इन सच केस द कोर्ट शैल राइट द सच डिस्क्रिप्शंस सच रीजंस इन राइटिंग। तो अगर कहीं पे ये कॉस्ट डायरेक्ट नहीं करती है तो उसे अपना रीजन लिखना पड़ेगा। तो ये है इसका मतलब। तो मैं आती हूँ आपको जनरल कॉस्ट के बारे में एक्सप्लेन करती हूँ कि जो जनरल कॉस्ट है वो जो है वो इस पे बेस्ड है, सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि आप जब सेक्शन 35 पूरा पढ़ लेंगे आपको कहीं पता नहीं चलेगा कि सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड का मतलब क्या हुआ, कौन से कंडीशन एंड लिमिटेशन की बात की जा रही है। तो जैसा कि आपको पता होगा कि जब भी ये टर्म आता है ना, एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, इसका मतलब होता है रूल्स। द टर्म प्रिस्क्राइब्ड रूल्स रेफर टू द रूल्स कंटेंट इन फर्स्ट शेड्यूल। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो फर्स्ट शेड्यूल में जो रूल्स दिए हुए हैं और सेक्शन 122 एंड सेक्शन 125 ऑफ सीपीसी, उनके सारे लिमिटेशन एंड कंडीशन के विद इन में रहते हुए इस सेक्शन में बात की जा रही है कॉस्ट से रिगार्डिंग प्रोविजंस की। तो अब मैं आती हूँ फिर सेक्शन 35 को आपको एक्सप्लेन करूँगी, क्योंकि इस वर्ड को समझाना बहुत इम्पॉर्टेंट हो जा रही थी कि कोर्ट जो यहाँ पे है कौन से कंडीशंस के लिमिटेशन में रहेगी। उन सारे रूल्स जो कि फर्स्ट शेड्यूल में दिए हुए हैं और सेक्शन 122 एंड सेक्शन 125। तो आते हैं सेक्शन 35 पे फिर से। सेक्शन 35 में जब आप पढ़िएगा तो इससे ये क्लियर होता है कि इसमें कॉस्ट जो होती है वो सभी सूट में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि सूट में कोर्ट की डिस्क्रिप्शन होती है कि वो ग्रांट करती है कॉस्ट। कोर्ट के पास ये भी एम्पावर होता है, कोर्ट के पास ये भी पावर होता है कि वो डिटरमाइन करेगी हु विल पे द कॉस्ट। यहाँ पे ऐसा नहीं कि एक्यूज पर्सन ही पे करेंगे, कोई भी पे कर सकता है। हु विल पे द कॉस्ट एंड आउट ऑफ व्हाट प्रॉपर्टी द कॉस्ट शैल बी पेड। कौन से प्रॉपर्टी से कॉस्ट को पेड करवाया जाएगा एंड उसकी एक्सटेंट की भी बात की जाती है, एंड द एक्सटेंट टू विच सच कॉस्ट आर टू बी पेड। एंड अनदर इसमें क्या और बात बोली गई है, द इवन द कोर्ट हैज़ नो जुरिडिक्शन टू ट्राई सच सूट। अगर कोर्ट के पास जुरिडिक्शन में नहीं है ना, फिर भी कोर्ट एक्सरसाइज कर सकती है अपनी इस पावर को। ये हो गया सब सेक्शन 1। अब सब सेक्शन 2 पे आते हैं। सब सेक्शन 2 ये बात करती है, अकॉर्डिंग टू सब सेक्शन 2 इफ़ द कोर्ट डज नॉट डायरेक्ट एनी कॉस्ट, अगर कोर्ट डायरेक्ट नहीं करती है कोई भी कॉस्ट तो इट शैल बी रिकॉर्ड इन राइटिंग द रीजन देयर ऑफ। कोर्ट को ये अपनी रीजन देनी पड़ेगी कि क्यों कॉस्ट वो ग्रांट नहीं कर रहे हैं, क्यों कॉस्ट डायरेक्ट नहीं कर रहे हैं।
तो इसलिए वंस यू रीड सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 2, after the reading of subsection 1 and subsection 2, it reveals that as a normal rule the cost follow the event that is result। तो आपको समझ में आ गया कि वैसे तो सक्सेसफुल पार्टी को कॉस्ट मिलता है, बट इन अ पर्टिकुलर केस कोर्ट हो सकता है कि कॉस्ट डायरेक्ट ही ना करे, देन कोर्ट वहाँ पे अपनी रीजन लिखती है। तो इसलिए इसलिए सेक्शन 35 को बोला जाता है द कॉस्ट फॉलो द इवेंट। सॉरी, मेरे को थोड़ा सा कोल्ड हो रहा है। तो ये हो गया यहाँ पे सेक्शन 35 की बात। अब मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, बट आपको एग्जांपल पता होना चाहिए कि जनरल कॉस्ट की एग्जांपल क्या हो सकती हैं। एक आप केस लीजिए जिस मैं आपको विद एग्जांपल और आपको रूल्स के साथ बताऊंगी, जिससे आपको और क्लियरिटी मिलेगी कि आप कभी कंफ्यूज नहीं होंगे। एक एग्जांपल लीजिए जिसमें एपिलेंट है डिफेंडेंट, ठीक है, एपिलेंट है डिफेंडेंट जिन्होंने फाइल किया है एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट। एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट हम किस में फाइल करते हैं? ऑर्डर 8 रूल 9। एपिलेंट डिफेंडेंट फाइल करते हैं एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट टेकिंग अ प्ली ऑफ एडवर्स पोजीशन, जहाँ पे वो प्ली करते हैं कि मैं एडवर्स पोजीशन का प्ली करते हैं एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट में। द सेड एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट वाज फाइल्ड आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंटिफ सूट फॉर इंटरिम इंजेक्शन। और वो एडिशनल रिटर्न स्टेटमेंट तब फाइल करते हैं जब ओरिजिनल जो प्लेंटिफ है उसका रिजेक्ट कर दिया गया हो प्लेंट को फॉर द इंटरिम इंजेक्शन। उसने जो प्लेंटिफ है उसने इंटरिम इंजेक्शंस के लिए प्लेंट फाइल किया होता है और जिसे कोर्ट रिजेक्ट कर देती है। एन अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट एंड कन्वर्जन ऑफ सूट इनटू वन ऑफ द टाइटल। तो कोर्ट क्या करती है? रिजेक्ट कर देती है प्लेंटिफ के सूट की फॉर द इंटरिम मेंटेनेंस। जो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट है ना वो फाइल करते हैं एपिलेंट डिफेंडेंट आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ प्लेंटिफ सूट फॉर द इंटरिम इंजंक्शन एंड अमेंडमेंट ऑफ प्लेंट। तो कोर्ट ने यहाँ पे अमेंड कर दिया प्लेंट को एंड कन्वर्ट कर दिया इनटू वन टाइटल, उसको टाइटल सूट में कन्वर्ट कर दिया। ओरिजिनली जो प्लेंटिव है उसने इंटरिम इंजंक्शन के लिए कोर्ट में प्लेंट फाइल किया होता है, बट कोर्ट ने वहाँ पे अमेंड करके रिजेक्ट कर दिया और इसको टाइटल में बदल दिया इनटू सूट ऑफ वन टाइटल। और जो एपिलेंट एक्यूज्ड होते हैं उन्होंने एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल किया है और क्या प्ली लिया है? फॉर द एडवर्स पोजीशन। हाउएवर द क्वेश्चन ऑफ पोजीशन वाज नॉट डिसाइडेड। कोर्ट ने यहाँ पे पोजीशन की जो क्वेश्चन है उसको डिसाइड नहीं किया और ये नहीं जो मतलब एपिलेंट कोर्ट के पास गए तो ऑब्वियस सी बात है जो बिलो कोर्ट है उन्होंने ये डिसाइड नहीं किया है कि क्वेश्चन ऑफ पोजीशन किसका है और क्या है, इस पर डिसाइड अभी तक नहीं किया है जो ट्रायल कोर्ट है। द केस वॉज देयर फोर। तो जो ये एपिलेंट गए होते हैं एपिलेंट कोर्ट के पास एडिशनल रिटन स्टेटमेंट के लिए, ऑब्वियस सी बात है हम एपिलेंट कोर्ट के पास जाएंगे तभी तो यहाँ पे डिफेंडेंट एपिलेंट हो गए। तो कोर्ट ने यहाँ पे मैटर को, जो एपिलेंट कोर्ट होती है वो रिमांड बैक कर देती है किसको? ट्रायल कोर्ट को। आपको पता होगा कि जब हम एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल करते हैं तो कोर्ट जब देखती है कि हाँ सच क्वेश्चन जो कि रेज किया गया है उसको सुना जा सकता है तो वो रिमांड बैक कर देती है। आपको इसका ऑर्डर पता होना चाहिए, अगर आपको पता होगा तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि रिमांड बैक के कौन से सेक्शन है या कौन से ऑर्डर है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा सा रिसर्च करें। तो यहाँ पे कोर्ट जो होती है एपिलेंट कोर्ट वो रिमांड बैक कर देती है ट्रायल कोर्ट को कि वो इस पे सुने, किस पे? जो एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल किया जाता है एडवर्स पोजीशन के लिए उस पे सुने ट्रायल कोर्ट। बट कोर्ट यहाँ पे क्या करती है ना, जो एपिलेंट डिफेंडेंट होते हैं जो उन्होंने इशू रेज किया होता है अपील पे जाके, उसके लिए कोर्ट क्या करती है उनके ऊपर 50,000 की कॉस्ट इम्पोज कर देती है। क्यों इम्पोज कर देती है? कि आप जो ये रेज है जो इशू है आपको प्रॉपर टाइम पे रेज कर देना चाहिए था। आपने जब रिटन स्टेटमेंट जब फाइल किया था तभी आप इस इशू को रेज कर देते एट अ प्रॉपर टाइम। आपने बाद में क्यों किया? क्यों आपने एडिशनल रिटन स्टेटमेंट फाइल किया? इसलिए जब कोर्ट को ऐसा लगता है ना तो कोर्ट यहाँ पे जनरल कॉस्ट इम्पोज करती है। तो कोर्ट ने यहाँ पे 50,000 कॉस्ट इम्पोज कर दिया। और आपको एक चीज़ अब पता चल जाना चाहिए कि यहाँ पे क्यों नहीं 35A का कोर्ट ने लिया जिसमें फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम और डिफेंस की बात की गई, क्योंकि कोर्ट यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं हुई कि फॉल्स उसने रेज किया। फॉल्स तो उसने नहीं किया था।
तो इसलिए कोर्ट ने जनरल कॉस्ट इम्पोज किया, और जनरल कॉस्ट जो होता है वो कोर्ट के डिस्क्रिशन के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कितने अमाउंट इम्पोज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोर्ट ने 50,000 इम्पोज कर दिया। आई होप आपको पता चला हो जनरल कॉस्ट से रिगार्डिंग इन सारे प्रोविजंस, और जो भी मैंने आपको पॉइंट्स बताएं कि आप इसको सेक्शन कौन से सेक्शन के विद इन रहकर पढ़िएगा। जो बोला गया सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड लिमिटेशन एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, वो भी आपको सेक्शन 35 का पता चला हो। एंड आपको एक एग्जाम्पल जो मैंने दिया वो एग्जाम्पल आपको याद हो गया हो, और आप इस एग्जाम्पल को लिख सकते हैं एग्जाम में जब ऐसा हो। आप खुद भी ऐसे एग्जाम्पल क्रिएट कर सकते हैं, बट हाँ एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि वहाँ पे आप फॉल्स और वेक्सिशियस क्लेम और डिफेंस वाला को एक्सप्लेन करते वहाँ पे आप जनरल कॉस्ट इम्पोज नहीं कीजिएगा, क्योंकि उसके लिए तो सेक्शन 35A आ जाएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको सेक्शन 35A से रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताऊंगी, जिसमें आपको बताऊंगी कि कैसे अपील में जाया जाता है, और अपील में अगर जाया जाता है तो क्या अपीलेंट कोर्ट है या जो रिविजनल कोर्ट है, क्या वो उस स्टेज पे कॉस्ट इम्पोज कर सकती है कंपनसेटरी कॉस्ट और नॉट, क्योंकि बहुत ऐसे प्री में क्वेश्चन पूछे जाते हैं या मेंस में भी। तो जब आप सेक्शन 35A भी पढ़िएगा ना तो आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा, बट अगर आपको खुद भी पता हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। ऑल्दो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन 35A को अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। इस वीडियो में मैंने आपको सेक्शन 35 को बताया, जो कि जनरल कॉस्ट से रिगार्डिंग प्रोविजंस को लिए हुए, जिसमें कोर्ट डायरेक्ट करती है जनरल कॉस्ट। और आप एक हमेशा याद रखिएगा सेक्शन 35 का ये लाइन जो मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया कि the cost follow the event that is result, the successful party must get the cost। ये जनरल कॉन्सेप्ट है कि जो सक्सेसफुल पार्टी होती है उसे कॉस्ट मिलता है, बट इन अ पर्टिकुलर केस, किसी पर्टिकुलर केस में हो सकता है कि कोर्ट में नॉट डायरेक्ट द कॉस्ट, हो सकता है कि कोर्ट डायरेक्ट ही ना करे किसी कॉस्ट को, तो वहाँ पे क्या होता है, बट इन अ पर्टिकुलर case the court may direct that cost shall not follow the event in such case। उस केस में जो होता है कोर्ट क्या करती है, अपनी रीजन को वहाँ पे लिखेगी, जो कि सबसेक्शन 2 बात करती है। तो आई होप इस वीडियो के थ्रू आपको सम एक्सटेंट तक मैंने वैल्यू ऐड किया हो, और जो मैंने पॉइंट बताने का ट्राई किया वो आपको समझ में आया हो। और आपको इस पॉइंट से रिगार्डिंग कुछ भी पूछना हो आप मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, मैं ट्राई करूँगी कि मैं आंसर करूँ। थैंक यू सो मच।